हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मौखरी वंश का इतिहास, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा मौखरी वंश का परिचय, हरि वर्मा, ईशान वर्मा, अवंती वर्मा और ग्रह वर्मा का इतिहास। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ तो वहां पर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं मौखरी वंश का इतिहास। यह है सूचना, तो इसे आप जरूर पढ़ें। मौखरी वंश का परिचय। तो सबसे पहले बात करते हैं परिचय की। मौखरी वंश के प्रारंभिक राजा गुप्त राजाओं के सामंत थे और मूल रूप से बिहार के गया जिले से संबंधित थे। मौखरी वंश की राजधानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज में थी और उस समय कन्नौज को महोदय नगर के नाम से जाना जाता था। मौखरी वंश के पहले राजा हरिवर्मा और अंतिम राजा ग्रह वर्मा थे, क्योंकि ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद कन्नौज का राज हर्षवर्धन के अधीन चला गया था। तो चलिए मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। देखिए, मौखरी वंश के जो प्रारंभिक राजा थे वो गुप्त राजाओं के अधीन अपना शासन चलाते थे, ये आपको याद रखना है। और मूल रूप से जो मौखरी राजा थे वो बिहार के गया जिले के रहने वाले थे तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। मौखरी वंश की जो राजधानी थी वो कन्नौज में थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है आधुनिक। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि इनकी राजधानी कहाँ थी, कन्नौज में थी। उस समय कन्नौज का जो नाम था वो था महोदय नगर। महोदय नगर के नाम से उस समय कन्नौज को जाना जाता था। ये बहुत प्रसिद्ध नाम था उस समय का। मौखरी वंश के जो पहले राजा थे उनका नाम था हरिवर्मा और अंतिम राजा थे ग्रह वर्मा। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद मौखरी वंश का जो सारा साम्राज्य था वो किसके अधीन चला गया था, हर्षवर्धन के अधीन चला गया था। तो अब बात करते हैं मौखरी वंश के ऐतिहासिक स्रोतों पर। मौखरी वंश का इतिहास साहित्य और पुरातत्व दोनों में प्राप्त होता है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, साहित्य में भी प्राप्त होता है और पुरातत्व में भी प्राप्त होता है। बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हर्षचरित ग्रंथ में भी मौखरी वंश का इतिहास मिलता है। आपको यहाँ पे याद रखना है कि हर्षचरित ग्रंथ में मौखरी वंश का इतिहास मिलता है, और हर्षचरित ग्रंथ को किसने लिखा था, बाणभट्ट ने लिखा था, जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उत्तर प्रदेश के वारावंकी जिले से प्राप्त हरहा लेख में भी मौखरी वंश के कुछ राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है हरहा लेख को। हरहा लेख कहाँ है, ये वारावंकी जिले में है, उत्तर प्रदेश के वारावंकी जिले में। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से मौखरी वंश की मुद्राओं का ढेर उत्खननकर्ताओं को प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि मौखरी वंश की मुद्राओं का जो ढेर था वो अयोध्या से किसको प्राप्त हुआ था, उत्खननकर्ताओं को प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पे जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है बस। अब बात करते हैं हरिवर्मा की। हरिवर्मा मौखरी वंश के पहले राजा थे और संभवतः उन्होंने 510 ईस्वी से अपना शासन शुरू किया था। यहां पर मैंने संभवतः शब्द लिखा हुआ है, संभवतः 510 ईस्वी से शुरू किया था। देखिए, यहां पर निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि कब उन्होंने अपना शासन शुरू किया था, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार 510 ईस्वी का ही समर्थन करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहां पर संभवतः शब्द लिखा हुआ है। तो यहां पे आपको याद रखना है कि हरिवर्मा मौखरी वंश के पहले राजा थे। हरिवर्मा की रानी का नाम भट्टारिका देवी जयस्वामिनी था। हरिवर्मा ने महाराज की उपाधि धारण की थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हरिवर्मा गुप्त राजाओं के सामंत थे। कहने का मतलब है यहाँ पे कि हरिवर्मा स्वतंत्र राजा नहीं थे, गुप्त राजाओं के अधीन अपना शासन चलाते थे।
हरिवर्मा की प्रशंसा उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से प्राप्त हरहा लेख में की गई है। तो यहां आपको याद रखना है कि हरहा लेख में किसकी प्रशंसा की गई है? हरिवर्मा की प्रशंसा की गई है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है बस आपको इतना याद रखना है हरिवर्मा के बारे में। अब बात करते हैं आदित्य वर्मा की। आदित्य वर्मा हरिवर्मा के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। असीरगढ़ लेख के अनुसार आदित्य वर्मा की माता का नाम भट्टारिका देवी जयस्वामिनी था। तो यहां आपको याद क्या रखना है कि असीरगढ़ लेख के अनुसार आदित्य वर्मा की माता का नाम भट्टारिका देवी जयस्वामिनी था। आदित्य वर्मा का विवाह गुप्त वंशीय राजकुमारी हर्षा गुप्त के साथ हुआ था। तो यहां पर ये गुप्त वंश की राजकुमारी थी हर्षा गुप्त। तो इनके साथ विवाह हुआ था आदित्य वर्मा का। आदित्य वर्मा ने महाराज की उपाधि धारण की थी। महाराज की उपाधि धारण करना ये बताता है कि आदित्य वर्मा भी स्वतंत्र राजा नहीं थे, ये भी गुप्त जो राजा थे उनके अधीन अपना शासन चलाते थे। तो यहां पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ईश्वर वर्मा की। ईश्वर वर्मा आदित्य वर्मा के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उत्तर प्रदेश की जौनपुर लेख में ईश्वर वर्मा को सिंह के समान बताया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर से एक लेख प्राप्त हुआ था जिसमें ईश्वर वर्मा को सिंह के समान यानी कि शेर के समान बताया गया है। ईश्वर वर्मा का विवाह गुप्त वंशीय राजकुमारी उपा गुप्त के साथ हुआ था। तो यहां पर इनका नाम क्या था? उपा नाम था और गुप्त वंश की ये राजकुमारी थी। तो इनका विवाह किसके साथ हुआ था? ईश्वर वर्मा के साथ हुआ था। ईश्वर वर्मा ने मालवा और आंध्र पर विजय प्राप्त की थी। ईश्वर वर्मा ने भी महाराज की उपाधि धारण की थी। मैं आपको बता दूं कि ईश्वर वर्मा ने महाराज की उपाधि धारण की थी। इससे ये जाहिर होता है कि ईश्वर वर्मा भी गुप्त राजाओं के अधीन अपना शासन चलाते थे, यानी कि ईश्वर वर्मा भी स्वतंत्र राजा नहीं थे। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है बस। ईशान वर्मा ईश्वर वर्मा के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। ईशान वर्मा का शासनकाल 550 से 574 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि ईशान वर्मा से पहले जितने भी राजा हुए मौखरी वंश में, उनके शासनकाल की जानकारी किसी भी इतिहासकार के पास नहीं है, लेकिन पहले राजा ईशान वर्मा थे, इनके शासनकाल की जानकारी इतिहासकारों ने दी है। इनका शासनकाल 550 से 574 ईस्वी के मध्य में माना जाता है। ईशान वर्मा मौखरी वंश के पहले स्वतंत्र राजा थे। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि पहले और स्वतंत्र राजा ईशान वर्मा थे। ईशान वर्मा की माता का नाम ओपा गुप्त था। ईशान वर्मा ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने का मतलब है कि ईशान वर्मा किसी भी राजा के अधीन शासन नहीं करते थे, वो एक स्वतंत्र राजा थे। ईशान वर्मा की विजयों का उल्लेख उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से प्राप्त हरहा लेख में किया गया है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि हरहा लेख में ईशान वर्मा की विजयों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। सर्व वर्मा, तो अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सर्व वर्मा ईशान वर्मा के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। सर्व वर्मा का शासनकाल 574 से 586 ईस्वी के मध्य माना जाता है। सर्व वर्मा का वास्तविक नाम सूर्य वर्मा था। मैं आपको बता दूं, कुछ इतिहासकारों ने इनका नाम सर्व वर्मा लिखा है, तो कुछ इतिहासकारों ने इनका नाम सूर्य वर्मा लिखा हुआ है। सर्व वर्मा ने मगध पर विजय प्राप्त की थी। सर्व वर्मा ने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इससे ये जाहिर होता है कि सर्व वर्मा भी स्वतंत्र राजा थे, वो किसी भी राजा के अधीन शासन नहीं करते थे। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। तो यहाँ पर जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको बस याद रखना है। अब बात करते हैं अवंती वर्मा की।
अवंती वर्मा सर्ववर्मा के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। अवंती वर्मा का शासनकाल 586 से 600 ईस्वी के मध्य माना जाता है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अलग अलग इतिहासकारों ने इनका अलग अलग शासनकाल लिखा हुआ है। किसी इतिहासकार ने 574 से 600 ईस्वी के मध्य में लिखा है, तो किसी इतिहासकार ने 580 से 600 ईस्वी के मध्य में लिखा है। लेकिन मैंने यहाँ पे 586 से 600 ईस्वी के मध्य वाले शासनकाल को समर्थन दिया है, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकारों ने इसी शासनकाल को माना है। अवंती वर्मा की प्रशंसा हर्षचरित ग्रंथ में की गई है और सभी मौखरी राजाओं में अवंती वर्मा को सबसे शक्तिशाली राजा बताया गया है। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, अवंती वर्मा की प्रशंसा किस ग्रंथ में की गई है? हर्षचरित ग्रंथ में की गई है, जो कि वाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो ये आपको यहाँ पे ये याद रखना है। अवंती वर्मा के शासनकाल में मौखरी राजवंश की सीमाएं विहार तक लगती थी। सबसे बड़ा जो साम्राज्य था मौखरी राजवंश में वो था अवंती वर्मा का। इसीलिए हर्षचरित ग्रंथ में अवंती वर्मा की प्रशंसा की गई है। अवंती वर्मा ने संभवतः उत्तर गुप्त राजाओं को अपने अधीन कर लिया था। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो अंतिम गुप्त राजा हुए उनको अपने अधीन कर लिया था किसने? अवंती वर्मा ने। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जितना मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है आपको बस इतना ही याद रखना है अवंती वर्मा के शासनकाल से। अब बात करते हैं ग्रह वर्मा की। ग्रह वर्मा अवंती वर्मा के पुत्र तथा उत्तराधिकारी थे। ग्रह वर्मा का शासनकाल 600 से 605 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ग्रह वर्मा को मौखरी वंश का अंतिम राजा माना जाता है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि ग्रह वर्मा को मौखरी वंश का अंतिम राजा माना जाता है। ग्रह वर्मा के बारे में संपूर्ण जानकारी वाण भट्ट के हर्षचरित ग्रंथ में मिलती है। तो हर्षचरित ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? ग्रह वर्मा के इतिहास की जानकारी मिलती है। ग्रह वर्मा का विवाह थानेश्वर के राजा प्रभाकर वर्धन की पुत्री और हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री के साथ हुआ था। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। और ग्रह वर्मा मौखरी वंश के अंतिम राजा थे। तो यहाँ पर जितना हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। मालवा के राजा देवगुप्त और बंगाल के राजा शशांक ने कन्नौज पर आक्रमण करके ग्रह वर्मा की हत्या कर राज्यश्री को बंदी बना लिया था। बाद में राज्यश्री को किसी ने जेल से रिहा कर दिया था। ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और अपनी बहन राज्यश्री के साथ मिलकर वहीं से शासन किया। मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। देखिए, यहाँ पर मालवा के जो राजा थे इनका नाम था देवगुप्त और बंगाल के जो राजा थे इनका नाम था शशांक, लेकिन इनका वास्तविक नाम सोम था और ये गौड़ राजा थे, यानी कि गौड़ वंश के राजा थे ये। और इन दोनों की अच्छी दोस्ती थी, यानी देवगुप्त की और शशांक की अच्छी दोस्ती थी। दोनों ने मिलकर क्या किया था कि कन्नौज पर आक्रमण कर दिया था और उस समय कन्नौज के जो राजा थे वो थे ग्रह वर्मा। लगभग ये बात है 605 ईस्वी की। 605 ईस्वी में दोनों ने मिलकर ग्रह वर्मा के राज्य कन्नौज पे आक्रमण कर दिया था। कन्नौज पे आक्रमण करने के दौरान ग्रह वर्मा की यहाँ पर हत्या कर दी थी और ग्रह वर्मा की जो रानी थी राज्यश्री उसको बंदी बना के जेल में बंद कर दिया था। लेकिन किसी व्यक्ति ने राज्यश्री को बंदी गृह से निकाल दिया था। इसके बाद राज्यश्री जंगल में चली गई थी। हर्षवर्धन को जब ये पता चला तो हर्षवर्धन ने एक बौद्ध साधु दिवाकर मित्र की सहायता से राज्यश्री को जंगलों से खोज लिया था। खोजने के बाद वापस कन्नौज लाए। इसके बाद भाई बहन ने मिलकर कन्नौज से ही शासन किया था और उस समय हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो थी थानेश्वर में। लेकिन बाद में क्या किया था, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित कर ली थी और यहीं से राज्यश्री के साथ मिलकर शासन किया था। तो यहाँ पे जितना मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है इसको आपको याद रखना है। तो वीडियो एक बार समझ में ना आया हो तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो,
शेयर करो और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो।